गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक वंदना मैम जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आप सबसे आज बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम। एक बात मैम से भी मैं अभी के बारे में सुनती थी कि वहाँ पर लेक्चर्स अच्छे होते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है। तो और मैं थोड़ा दूर रहती हूँ तो मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं यहाँ आऊँ और सारी फैसिलिटीज़ का मतलब उपयोग करूँ। तो आज वो मेरा जो सपना है, काश अभी सोचा था, वो आज पूरा हो गया है। तो आज पढ़ाई करके आज आप सबके बीच आने का मौका मिला। तो मेरी जर्नी के बारे में अगर कुछ कहूँ कि कैसे मैंने यूपीएससी की सिविल सर्विस जो परीक्षा है वो पास की और अच्छी रैंक हासिल की। तो सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट जो पढ़ाई करता है, मैं भी वैसे ही हूँ, और उस वक्त ये लगता था कि बस लिस्ट में अपना नाम देख लूँ, है ना, कभी सब बस देख लूँ कि चलो एक कुछ सिलेक्ट हो गई हूँ। तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज़ था कि मैं अच्छी रैंक ले पाई। और उसके लिए ना केवल मम्मी पापा के आशीर्वाद और पूरे परिवार का साथ और कुछ खास दोस्त रहे जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, और उसके अलावा कुछ टीचर्स, मेंटर्स जिनके मैं कांटेक्ट में रही। तो उन सबको मैं इस चीज़ का, मैं कहूँगी, जो कहते हैं श्रेय देना चाहूँगी मेरी सफलता के लिए। अब थोड़ा सा प्रिपरेशन पर आती हूँ। तो मैं ये आप मतलब है ना, सीरियस सेशन नहीं रहेगा, आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे जो भी चाहे पूछ सकते हैं। पहले तो मैं अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें कवर करना चाहूँगी वो करती हूँ। तो पहले ये जानना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं? ठीक है। और मतलब और भी आप दूसरी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करते होंगे, है ना? तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप गेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एसएसबी का फॉर्म भर रहे हो, यूपीएससी का। तो कुछ चीज़ें ना हमेशा कॉमन रहती हैं। तो वो जो कॉमन चीज़ें हैं आज उन पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एक, हम लोग मध्य प्रदेश से हैं, हम सब लोग मध्य प्रदेश से हैं या बाहर से भी हैं कोई? मध्य प्रदेश से हैं तो दो मैंने एक नेमोनिक सोचा था, एम और पी। तो आई विल टॉक अबाउट 2 M's एंड 2 P's। ठीक है, तो आपको याद भी रह जाएगी चीज़। ठीक है, तो पहले P से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट P इज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि कितना हम टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और उससे हम कितना आउटपुट ले पा रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम 10 से 12 मतलब है ना बिल्कुल गिन करके बैठे हैं, सुबह से इतना टाइम लगा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम एंड में देखते हैं तो हम उतने टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो ये चीज़ का प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होता था ऐसा ही। ये प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, टाइम हम उतना लगा रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए तो एक चीज़ ये की मैंने कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन सबसे बड़ा, उसका जो यूट्यूब का ऐप है, उससे जो रिकमेंडेड वीडियोस में हम चले जाते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने कम किया। उसके अलावा और भी जितनी चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं इंटरनेट पर पढ़ाई के अलावा, उनको मैंने थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम टेबल में बांधने की कोशिश की। हमारा हर दिन अलग होता है ना। कभी किसी दिन पढ़ने का मन करता है, कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स, मैं कहूँगी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा आप लोग पीछे बैठे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, बट तो किसी कोई भी एग्ज़ाम जो है वो 5 to 6 आवर्स आपको रोज़, मतलब मैं कहूँगी कंसिस्टेंटली आपको देने की ज़रूरत है ना। और उसके लिए आप अपना एक कुछ छोटा सा रूटीन, भले ही सोने के पहले आधा घंटा, अपना दिन जो है दूसरा वो आप प्लान कर लीजिए, क्योंकि हर दिन नया होता है। अगर एक दिन आप टाइम टेबल बना दिया, यहाँ से यही करूँगा, और एक वीक आप सोचो कि फॉलो हो जाए, तो मुझसे वो फॉलो नहीं हो पाता था। तो मैं ये करती थी कि सोने के पहले थोड़ा सा आधे घंटे में कल क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, वो सब एक बार मैं लिख लिया करती थी। एक ये करना चाह रही हूँ प्रेपरेशन की। तो प्रेपरेशन में अगर यूपीएससी स्पेशली बात करूँ तो मेरे पूरे प्रेपरेशन के 2 इम्पॉर्टेंट पिलर्स रहे। एक था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर है क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशंस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आजकल ना डायनामिक होती जा रहे हैं।
कि वो ये नहीं जानना चाहते कि चलो शाहजहाँ ने बना दिया ताजमहल, वो तो हमें पता है, अब उसकी आगे की बात करो। तो अब जो डायनामिज्म एग्ज़ाम में आ रहा है उसके लिए करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर को जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा। पहले इंडियन एक्सप्रेस मतलब पहले तो द हिंदू पढ़ती थी, फिर जब इंटरव्यू मेरा पास आया तो फिर मैंने द इंडियन एक्सप्रेस भी शुरू किया पढ़ना। और जो भी आप हिंदी माध्यम में अगर कुछ बच्चे दे रहे हो तो आप उस तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आप हमेशा पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा अपने आप को चीज़ों को समझने में, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है वो पता करने के लिए आपको हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स को मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपनी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स से खींच के की। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि कहीं आपने पेपर में पढ़ लिया कि कोई एक एनिमल है जो मतलब जिससे ना पोचिंग, आप पोचिंग समझते हैं, पोचिंग हो रही है उसकी, एंड यू नो पोचर्स आर बीइंग कॉट, कि पकड़ लिया गया है जो भी इसके शिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो हम ऐसा कर लें कि इसका नोट बना लें कि ये एनिमल है, इसका शिकार हो रहा है और पकड़े गए, खत्म। या तो फिर आप एक काम करें, आप देखें कि वो एनिमल कौन सा है, इंटरनेट पे फटाफट गूगल सर्च किया, पता किया उसका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN स्टेटस पूछता है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि क्या है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट हो गया है, क्या है, वो आपने पहले से सर्च करके फिर आपने देखा कि उस एनिमल वो कहाँ पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में इट इज़ फाउंड। अच्छा चलिए असम में मिलता है, तो असम में और कौन से नेशनल पार्क्स हैं। मतलब एक पॉइंट पकड़ के न्यूज़पेपर का आपको उसके साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी वक्त कवर कर लेंगे। उससे होगा क्या, उस दिन का आपका एनवायरनमेंट का एक सेक्शन कवर हो जाएगा। ऐसा करके पॉलिटी हो गई, या फिर जो भी हम जैसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर और भी प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है फिर आप उसकी और डीप में स्टडी कर रहे हैं, है ना। एक ये चीज़। जो दूसरा मेरा प्रिपरेशन का पिलर था वो था टेस्ट्स। देखिए पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। देखिए अगर हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो वहाँ कोई दिल्ली में बच्चा बैठा है जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खोल करके दूसरा पेज पूरा रट रहा होगा, बात सही है। तो वो जो है ना, टाइम का हमेशा याद रखिए, टाइम हमेशा याद रखिए कि आपका टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना वक्त निकाल कर इस पढ़ाई को दे रहे हैं, हमारे लाइफ के हम कलरफुल यूथ के ईयर्स अगर हम पढ़ाई को दे रहे हैं तो अपना 100% दीजिए। और टेस्ट्स आपको ये बताएंगी कि आपका स्तर क्या है प्रिपरेशन का। तो जो भी टेस्ट्स हों, चाहे भोपाल में, चाहे अगर आप दिल्ली से कोई फ़ोटोकॉपी मंगवा सकें, या जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन अगर आपको कहीं टेस्ट मिलता है तो आप अपने आप को जांचते रहें। हर रोज़ 10 से 20 सवाल MCQ, या अगर रिटन हो तो मैं 1-2 आंसर्स रिटन जो बड़े अपने सब्जेक्टिव आंसर्स थे वो मैं 1-2 रोज़ लिखा करती थी। तो उससे मुझे आइडिया होता था कि मैं किस स्टैंडर्ड का लिख रही हूँ और क्या उससे मेरा कुछ चांस है सिलेक्शन का। तो ऐसा अपने आप को आप जांचते रहिए। तो हमने 2 पीस कवर कर लिए है ना। पहला पी कौन सा था? अच्छा मतलब आप सुन रहे हैं मेरी बातें, अच्छी बात है। दूसरा था प्रिपरेशन। अब थोड़ा सा पी हो गया है तो एम की बात कर लेते हैं। एक एम मैंने जो हमें दिमाग में चीज़ जो है हमारे पुश करता है। अच्छा इसके पहले मैं एम की तरफ आऊँ, एक चीज़ बताऊँगी कि किसी भी एग्ज़ाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं उसके 2 पहलू हैं। एक आप क्या पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कितने टेस्ट लगाते हैं, कितने घंटे देते हैं, ठीक। दूसरा है एग्ज़ाम में कि आप मेंटली क्या सोचते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं कि आपका मन नहीं कर रहा है उठने का पर फिर भी आप उठते हैं। वो चीज़ है आपका मेंटल करेज, और उसको आपको बिल्ड करना बेहद बेहद ज़रूरी है। मैं कहूँगी 60% ये मेंटल करेज है और ये 40% जो पढ़ाई है। तो उस मेंटल करेज को बिल्ड करने के लिए 2 एम हैं। एक है माइंडसेट, कैसा आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। देखिए एक बात होती है, जैसे आप खड़े हैं वहाँ पर, चलिए आपको नहीं कह रही, जैसे हम कभी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, अब तो पढ़ ही नहीं पाऊँगी। तो ये क्या है, आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग से कई बार कंट्रोल हो जाते हैं। हमें करना यह है कि हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है।
हमें उसको बताना है कि नहीं, आज अगर मैंने सोचा है कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैं करके रहूँ। तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। जब तक हम अपने माइंड को, अपने हार्ट को नहीं एक जगह फोकस कर पाएंगे, तब तक हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप अपने आप को ज़रूर बताते रहिए। और जो दूसरा एम की मैं बात करती हूँ वो है मोटिवेशन। तो कई बार ऐसा पूछते थे, मैं भी जब पढ़ रही थी तो इंटरनेट पे ऐसे यूट्यूब पे सर्च करती थी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो लेकिन वो चीज़ मुझे बाद में समझ आई कि बाहर का कोई इंसान मुझे नहीं बता सकता कि हाउ विल आई स्टे मोटिवेटेड। तो फिर थोड़ा अंदर मुझे झांकना पड़ा और तब मुझे समझ आया कि मैं कैसे मोटिवेट हूँ। तो फिर जब आपको मन करे ना कि आज तो हो गया, आज बहुत पढ़ाई कर ली, तब अपने आप से पूछो कि ऐसा क्या है जिसने मुझे पुश किया कि मैं ये करियर चुनूँ। ऐसा क्यों है कि मैं एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ। वाई इज़ इट। अगर आपका वाई तगड़ा है ना तो आप पूरी जर्नी से अच्छे से निकल जाओगे। इसलिए अपने वाई को, वाई डू यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विस, वाई डू यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट स्टार्ट कि अगर करूँगा तो अच्छा वो मिल जाएगा, प्रेस्टीज मिल जाएगी। अगर आप प्रेस्टीज को सोचकर अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा दिनों तक वो आपको मोटिवेट नहीं रख पाएगा। मोटिवेशन आपको कहीं ऐसी जगह से आना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी बच्चे को देखते हो, किसी दुकान पर काम करते हो, तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो बच्चा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो बच्चा अभी स्कूल में होना चाहिए। क्या हम कुछ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से? क्या हम किसी ऐसे पोजीशन पे पहुँच सकते हैं कि उस बच्चे को वहाँ से निकाल कर स्कूल में भर्ती करा दें? तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए। जिस दिन आप सोसाइटी से जुड़ने लगेंगे और समझने लगेंगे कि कुछ और लोग हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, हम बहुत लकी हैं और हम उनकी मदद कैसे करें, तो फिर बहुत जर्नी जो है ना आसान हो जाती है। तो एक ये चीज़ मोटिवेशन की थी कि आप खुद अपने आप को मोटिवेट करिए। मैं लकी रही कि मैं मम्मी पापा के साथ रहकर, घर में रहकर पढ़ाई की मैंने। तो जब भी कभी बोर होती थी मम्मी से बातचीत कर लेती थी किसी टॉपिक के बारे में। आप भी अपने मम्मा से, पापा से या डियर फ्रेंड, आपके भाई बहन जो भी हों, उनसे इस बात का डिस्कशन करें। और इसके अलावा डी स्ट्रेस भी हूँ। और एक और बात मैम से बात करते हुए मुझे याद आई कि मुझे ज़रूर आपसे शेयर करनी चाहिए, वो है हमारा न्यूट्रिशन और हमारा पूरा जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं। देखिए हमारा दिमाग, आपने पढ़ा होगा ना साइंस में, कितना % वाटर होता है? आवर ब्रेन इज़ व्हाट %? हाउ मच % इज़ इट वाटर? 70%, यस। सो क्लोज टू 70% ऑफ आवर ब्रेन इज़ जस्ट वाटर। और अगर हम वाटर ही, पानी ही नहीं पियोगे तो कैसे पढ़ाई होगी? इसलिए हमेशा आपको हाइड्रेटेड रहना है। पढ़ाई के बाद जूस, अच्छा चाय कॉफ़ी नहीं, हाँ, जूस एंड अच्छा पानी, ये तो जूस नहीं हो तो पानी, प्लीज़ हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, अपने टेबल पे हमेशा ये चीज़ रखिए। और दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशियस फूड। तो मैम तो बिल्कुल मम्मा जैसे रखती हैं आपको, तो आप बिल्कुल न्यूट्रिशियस फूड लेते रहिए जहाँ भी आप रहते हैं। प्लीज़ आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो प्लीज़ अपने आप को कभी भी वो मत कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी जब स्ट्रांग होगी ना तभी अपन अच्छे से हेल्दी होकर पढ़ पाएंगे। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट फ्रंट। और इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगी यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा स्पेसिफिकली, कि 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको पूरे इसमें मार्गदर्शन देंगी। पहली चीज़ है यूपीएससी का सिलेबस। बड़ा क्लीशे लगता है ना, हर कोई बोलता है सिलेबस, पर वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस में लिखा हर एक वर्ड, उससे एक 15 मार्क का सवाल बन सकता है, जो आपकी रैंक को यहाँ से यहाँ ले आए। तो आपको हर जो वर्ड यूपीएससी सिलेबस में या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो लिखा है, आपको हर इसके अलग से, मतलब मैंने ये कोशिश की कि जो भी नोट्स मैं बना रही हूँ मैं खुद बनाऊँ, और जो भी रिसोर्सेज से, भले ही ऑनलाइन रिसोर्सेज से हो या स्टैंडर्ड बुक से हो, उनसे मैं पढ़ूँ और खुद अपने हाथ से नोट्स बनाऊँ। जब मैं लिख लेती थी अपने हाथ से तो मुझे वो प्रोसेस करते ना, इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोसेस हो जाती है। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है। आप अपना तरीका पहचानिए कि आपको कैसे वो चीज़ समझ में आ रही है ना। और इसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने, हाँ, जो दूसरी चीज़ मैं कह रही थी, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप सॉल्व कर रहे हो, पहले तो आप 5-7 साल के अपने प्रिंट करा के अपने पास रख लो,
कि ये पेपर्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, हर बार उसको देख लो हर दिन और समझो कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये दो चीज़ें आपके अल्टीमेट मार्गदर्शक हैं। बाकी तो आप अपनी मतलब ये है ना कि मैं जो आज बोल रही हूँ ना आपके सामने खड़े होके, ये कुछ चीज़ें मैंने किसी से सुनी है, कहीं पढ़ी है, कहीं यूट्यूब पे कोई टॉपर का वीडियो देखा और शायद वहाँ से सीखी हूँ। तो ये कोई मेरी मतलब मैंने ऐसे बिल्कुल है ना अलग कुछ ऐसा मैं बता पाऊँ ऐसा नहीं है। जो भी प्रिपरेशन मैंने की उस पर ही बता रही हूँ कि हम सीखते हैं, इसलिए आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी, आप अपने आप को पहचान कर अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। मुझसे एडवाइस लीजिए, लेकिन आप वही कीजिए जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस के हिसाब से काम आएगा, है ना। यहाँ पे एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, वो है प्लानिंग की। प्लानिंग और अपने नोट्स का ऑर्गेनाइजेशन बेहद बेहद ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम, आपको डेट जैसे पहले आ जाती है, यूपीएससी की डेट 1 साल पहले आ जाती है। जैसे 1 साल पहले जब मैं दे रही थी तब पता चल गया था कि अगले साल 2 जून को पेपर होने वाला है प्रीलिम्स का, ठीक। तो ऐसे डेट आ जाती हैं पहले, तो आप अपने एग्ज़ाम के डेट के हिसाब से अच्छे तरीके से पूरी चीज़ों को आपको प्लान कर लेना है कि कौन सा टॉपिक मेरा कौन सा स्ट्रेंथ है। जैसे मुझे पॉलिटी बहुत पसंद था और ज्योग्राफी बहुत बोरिंग लगता था, तो ज्योग्राफी को मैंने किसी तरीके से हर रोज़ उसको एक एक चैप्टर करके उसको करती थी। पॉलिटी में एक साथ ज़्यादा भी पढ़ लेती। तो ऐसा अब अपना खुद का स्ट्रेंथ पहचानो कि किस टॉपिक के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो या किसके साथ कम, उस तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करो।